Okay, so hello everybody, good morning and welcome to the Edu for IS, the live Hindi class. Today, as usual, we'll be starting first of all with the yesterday's question. One question is, the attempt being made by the government of the day to veer towards simultaneous elections will be deeply problematic in a parliamentary democracy, but may be possible in a presidential to comment in 250 votes. So first of all, to answer this question, you must be aware that somewhat India is a parliamentary democracy, that we have prime minister and we have parliamentary democracy as the head of the government and not the president. Fine. So like US is a presidential democracy. Fine. So yesterday we discussed one of the articles on the, of course, the lead article of the editorial, and that was simultaneous poll, but only in a presidential by Prashant Bhushan. Okay, so there he discussed that in democratic system we have lots of issue, and all of this, the downsides of the, related to the one nation, one poll or one nation, one election was based on the earlier discussion that we have discussed, fine, where we, discuss a lot that in a parliamentary democracy, somewhat options that have before us is somewhat undemocratic. And yesterday too we focused or discussed that somewhat what happens अगर किसी भी राज्य में लेट अस से कि 5 साल के इलेक्शंस लोकसभा एंड विधानसभा के, एंड सरकार जो है 5 साल चलनी चाहिए, राइट? बट क्या पता अगर कोई सरकार 3 साल ही चल पाए, गिर जाए, तो 2 साल क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल लगाओगे सेंटर के लेवल पे, या दिस गवर्नर्स, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रूल स्टेट के लेवल पे 6 आर्टिकल, तो क्या फिर वहाँ पे गवर्नर्स 2 साल तक सरकार चलाएंगे? देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो परमिसेबल है दैट इज 6 महीने जो है कि कोई भी जो टेन्योर है किसी भी विधानसभा की या लोकसभा की, वो 5 साल तो पूरा करेगी, उसके बाद स्टैंड डिसॉल्व, ठीक है, कि 6 महीने तक मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है अनलेस एंटिल देयर इज नॉट ऑफ इमरजेंसी, फाइन। तो दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज कि कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे। सो सॉल्यूशन इन्होंने क्या बताई थी कि प्रेसिडेंशियल अगर फॉर्म हो तो क्यों, कैसे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। जैसे कि कल हमने देखा था कि पार्ट 5 पार्ट 6 उसमें कुछ चैप्टर्स रिस्पेक्टिवली एंड आर्टिकल्स हमने देखे करना पड़ेगा, जिसमें कि प्रेसिडेंट की पावर रिलेटेड है, देन स्टेट्स की पावर है, देन ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्वड है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड आल्सो रिक्वायर several new provisions within the Indian Constitution regarding the power of the president, the governors, the council of ministers and provisions related to the line of succession। जैसा कि हमने कल देखा था कि यूएस में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट अगर उनकी बाई चांस जैसे अगर ऑफिस में उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ होता है, तो इमरजेंसीज के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है इन लाइन ऑफ के बाद जस्ट ऑफ द हाउस द यूएस। तो इस तरह से कुछ सक्सेशन रिलेटेड प्रोविजंस किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जो है वो ऑफ कोर्स इनहेरेंट पार्ट है, इवन बिकॉज दैट्स व्हाई वी से द यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसलिए बट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं, और हमारे देश में ऑफ कोर्स पार्टी जो है तैयार नहीं होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस तरह के अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, एंड आज के सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है आइदर ऑफ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मेजॉरिटी ज़रूर है लोकसभा में, बट 2/3 की मेजॉरिटी नहीं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट सीम्स टू बी नियर I mean of course near impossible that this happen in country, but somehow of course the structure will remain same for the answer, that is IBC, intro, body and conclusion. We'll be introducing this topic the way either you can use the same the way he introduced his article, that first fresh attempt is being made by the current government to veer towards one pole, which would mean that all the state elections are held simultaneously with the general election to the Lok Sabha. This is how you can define what exactly it means when you say simultaneous. Okay, so इस तरह से इंट्रोडक्शन। उसके बाद
आपने सबसे पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की या जो इश्यूज हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरलाइन करना है, एंड देन सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करना है दैट इज ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हो सकता है ये पॉसिबल, एंड उसके लिए आपको दोनों ही चीज़ें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी, जो भी इश्यूज हैं इश्यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में ये भी कि हाँ जो प्रेजेंट पार्टीज हैं वो भी सरकार के साथ नहीं है इस मुद्दे पे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन वन नेशन इलेक्शन है उसको लाया जाए, नॉट आई मीन नॉट लाइक ये सब खिलाफ हैं साथ हैं, ऑफ कोर्स ऑपोजिशन फिर ठीक है, गुड फॉर डेमोक्रेसी एज वेल, बट आपने इस तरीके से को अंडरलाइन करना है। एंड लास्टली यू कैन ऑफ कोर्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस need for amendments and the presidential form which can be an alternative to this where possibility of one nation one election is there, finally you can conclude this with that somewhat this seems to be good on many or points on many fronts, for example जो नेशनल एक्सचेक जो खर्चा है वो कम होगा, कटिंग होगा, but on the other hand there are lots of issues, for example logistical issues, security issues and deployment की, ठीक है, प्लस ऑफ कोर्स अनडेमोक्रेटिक इसलिए है कि अगर कोई सरकार पहले की जाती है देन वो, दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर फॉलोइंग द इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बेनू वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज अ, सो नासा की बेनू जो है, बेनू से अभी भी नासा की जो सैटेलाइट है वो कुछ यहाँ से जो है कोशिश जिसको कि आप बोल सकते हो कि कुछ यहाँ से क्या बोलते हैं सॉयल एंड समथिंग लाइक कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आई हैं। बेनू बेनू है क्या, सबसे पहले तो आपको पता एस्टेरॉइड, एंड एस्टेरॉइड क्या होते हैं, इट्स लाइक अ स्मॉल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द इन द सन एंड स्पेशली इन द बेल्ट्स ऑफ आपको दिस जो मार्स एंड जुपिटर बेल्ट में सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, उसमें था होना चाहिए कि बेनू इज एस्टेरॉइड। दैट्स इट फार एज यस्टरडेज क्वेश्चंस कंसर्न। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आफ्टर हिंदू डिस्कशन देखेंगे, okay, that would be your homework, so let's start with the two. तो ये है आज का हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज फ्रंट पेज से पहले ओके तो पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो काम की चीज़ है वो ये कि तिब्बतन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी नॉट सेपरेशन फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो जैसा कि चाइना को ये लगता है कि कहीं ना कहीं दलाई लामा जी पता नहीं साला में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाइना का की जो परसेप्शन है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो तिब्बत है वो ऑटोनॉमी चाहता है, ठीक है, चाइना से, बट जो तिब्बत के लोग हैं या जो दलाई लामा जी की व्यू है वो ये कि ना हम सेपरेशन नहीं चाहते, बट यू नो वी वांट ऑफ कोर्स मोर ऑटोनॉमी नॉट सेपरेशन। चाइना कहता है कि जो तिब्बत है वो सेपरेट होना चाहता है ना, सेपरेशन चाहता है, बट दलाई लामा जी ने कहा कि वी वांट मोर ऑफ ऑटोनॉमी, नहीं कि पार्ट बने रहे बट ऑटोनॉमी रखने की जरूरत है कुछ का। ओके मॉनसून बिगिंस इज विथड्रॉवल, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, एंड हमने एजुकेशन इन यूपी, सो यूपी के रिलेटेड एक हमने डिस्कस की थी इंसिडेंट जहाँ पे हमने देखा था कि एक 7 साल के बच्चे को टीचर ने ये कहा था दूसरे को, एंड एंड अनफॉर्चुनेटली दैट स्टूडेंट हैपन टू बी, कहीं ना कहीं इसको एक सेकुलर जो है वो भी कहीं पेंट किया गया इस पूरे को, तो सेकुलर एंगल भी दिया गया, कम्युनल एंगल यू कैन से, कम्युनल एंगल इसको दिया गया और सेकुलर अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि क्वेश्चन किया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस पेज से जो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज दिस, चिल्ड्रन अ की yet miss demographic, many deployments are not designed for them. This is related to the AI, artificial intelligence. India is going to the artificial intelligence this AI summit, हम देखेंगे to this fine, and yes, shooting stars and women cricket team make India proud on second day of Asian Games which is being
गोइंग ऑन इन चाइना। सो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जो है उसने गोल्ड जीता है, देख सकते हो आप। एंड साथ में आपके शूटिंग के जो 3 प्लेयर्स हैं उन्होंने भी गोल्ड जीता। City page from Delhi. So those from Delhi, kindly have a look page. Apart from this, here we have politics on. Skip these pages. हाँ, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो ये साउथ के टेम्पल से कुछ चीज आई है एंड वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। okay? पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी विल बी एग्जामिनिंग प्ली एलेजिंग दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट इंटरफियरिंग इन आगमिक ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल्स। सो आगमिक ट्रेडिशंस क्या है, आगमिक क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चल क्या रहा है कि जो प्रीस्ट हैं जिनको कि तमिलनाडु में अर्चक्स बोलते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं टेम्पल में, उसमें कहीं ना कहीं ये एलेज किया गया है कि उसमें क्या है कि सरकार इंटरफेयर कर रही है, अपने बंदों को अपॉइंट कर रही है, ठीक है। बट अगर हम स्क्रिप्चर के थ्रू जाएं या देखें तो कहीं ना कहीं जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं रिलेटेड टू आर्चक्स और प्रीस्ट, ठीक है, so that should be based on the agamic traditions. Now agamic क्या होता है, what exactly is the meaning of agamic? So agmas क्या है, agmas are the age old religious text governing temples, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट है इनके हिसाब से होना चाहिए जो कि करती हैं साउथ, बट ऐसा नहीं हो रहा है, एलिगेशन लगाई गई हैं, ठीक है। बाकी इसमें सुप्रीम क्या निकल के आता है उसमें हम ध्यान रखें, टैप रखेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मोर वीमेन ऑदुवर्स इन तमिलनाडु टेम्पल्स। तमिलनाडु से जो न्यूज़ है दोनों ही टेम्पल से रिलेटेड है, थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो 15 गिवन न्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, 5 आर विमेन who have been assigned duty in Chennai temples. तो ऑदुवर्स क्या होता है इन तमिल मीन्स, सो दे आर बेसिकली द डिवोशनल सिंगर्स associated with the temples in Savai temples, शिवास टेम्पल जो है, जो बेटी है वो शिवा है। तो ऑदुवर्स आर बेसिकली द डिवोशनल सिंगर्स, हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट रही हैं, तो इसलिए आपको ये इतना बस ध्यान रखना है और खास नहीं। Okay. So finally we are on the editorial page and G20 diplomacy and a shift world order. तो G20 काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लिखा भी नारायण साहब ने है। Of course he is former, you can say, Director Intelligence Bureau, former National Security Advisor and former Governor West Bengal. So of course he had been former as well of Intelligence Bureau IB. डिप्लोमेसी एंड शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो हम जो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे वो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। G20 ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस लाइंस इस फर्स्ट पैराग्राफ में भी इन्होंने यही मेंशन की, जैसे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि दिल्ली डिक्लेरेशन हमें देखने को मिले, बट फिर भी इंडिया जो है बोल रहा है इन कंक्लूडिंग द और डिक्लेयरिंग दिस समिट डिक्लेरेशन, फाइन, टेकिंग इनटू अकाउंट द अपोजिट इंटरेस्ट एंड predictions whatever going on around the world, ठीक है। सो फिर भी कंसेंसस बनाने में हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। तो बस यही सारी चीज़ें। अब इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है, तो फॉर इंडिया विच इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ द G20 formed in 1999 as a grouping of finance ministers and central bank governors, was upgraded to summit level in 2008 and which hosted the G20 meetings in 2002 of finance ministers and governors। तो 2002 में भी हमने होस्ट किया था मीटिंग को, ठीक है, बट समिट को हेड नहीं किया था बिकॉज 2008 के बाद ही इस लेवल अपग्रेड किया गया। द वर्ल्ड हैज कम फुल सर्कल, टुडे इंडिया इज अमंग्स द लीडर्स हुज वर्ल्ड काउंट्स, a better outcome could not have been wished for. Of course you can see all praise and the historical aspect of India as well, ki how we started being a founding member of G20 and then over in 2002 hosted the minister level summit, finance minister and governors, and then finally in 2020 the summit. Well, so बट हुआ क्या कि आप जैसा कि ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आए थे, रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए थे G20, बट जैसे ही 10 तारीख को खत्म हुआ, 11 तारीख को चाइनीज स्टेटमेंट जो आई थी वो ये, चाइना ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो G20 है, चाइना की परसेप्शन क्या है अबाउट G20 एंड नीड फॉर कॉशन। तो चाइना की परसेप्शन ये है कि G20 वाज इंटेंडेड टू बी अ फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन
एंड नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज। तो ये कहा चाइना ने। हाँ तो ठीक, इसमें कुछ सच आई मीन काफी हद तक सच्चाई भी है कि G20 बनाया गया था, बट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड वर्ल्ड सिचुएशन, ये ओवर द टाइम नॉट जस्ट जियो इकोनॉमिक बट जियो पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर चुका है ओवर द टाइम, ठीक है। एंड आज के टाइम में तो रशिया यूक्रेन में चल रहे हैं, चाइना की एग्रेशन जो शो कर रहा है दूसरे, इवन विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स ताइवान इन साउथ चाइना सी, एंड ऑफ कोर्स नॉट एट गुड टर्म्स विद यूएस। तो सारे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो चाइना ने जो IMEEC है कॉरिडोर प्लान, उसको कहीं ना कहीं यू नो इस पे कुछ खास नहीं बोला, बट रादर इसको वेलकम किया, ठीक है। वेलकमिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMEEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान, ठीक है, दैट वाज अनाउंस्ड दिस G20 summit. China has sent an implicit warning that it should not become a geopolitical tool. So it is evident that China's perception is that G20 was being used by the West solely to try and impose its world view. ठीक है, और भी कुछ अदर लीडर्स हैं, नॉट जस्ट चाइना, जिनकी कहीं ना कहीं दे डू नॉट सीम टू हैव गिवन द दिल्ली G20 थम्स अप, एंड उसमें से एक है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, ठीक है। He warned that the world is in a period of polycrisis encompassing geopolitical competition, spiraling inflation, and continuation of the protracted war with Ukraine. So polycrisis means world is facing many of the crises encompassing from geopolitical competition, Ukraine-Russia conflict, and even the spiraling inflation that or economic issues as well. Okay? So India for its own sake has to be wary given the fluid situation across the globe. China remains a hegemon in Asia, notwithstanding China's economy becoming embroiled in an extended stalemate. Okay? तो चाइना नो डाउट हेजमनी पावर जो है, हेजमन जो रहेगा, ठीक है, एशिया में, बजाय कि कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है स्लो डाउन देखने को मिल रही है, फिर भी तो इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। while many in the west view China's situation of the debt deflation and demographic decline as an opportunity, इस टर्म्स को आप यूज कर सकते हो कहीं पे, बहुत ही बढ़िया इन्होंने वर्डिंग्स यूज किए हैं यहाँ पे। वेस्ट जो है वो चाइना की सिचुएशन को कैसे देखता है, इट्स इज लाइक डेट डिफ्लेशन, ठीक है, कर्जा एंड महंगाई नहीं, महंगाई से राहत, महंगाई क्या, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन मीन ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही है, महंगाई गिरती जा रही है, महंगाई कम है। एंड डेमोग्राफिक डिक्लाइन, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन के फ्रंट पे है वो भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। As an opportunity, they remain oblivious to the reality of China's non-capacity to resort to various means to overcome its problems. But साथ में उनको चाइना की जो कैपेबिलिटी है उस पर भी शक नहीं है कि इस सबको ओवरकम कर जाएगा चाइना। तो इंडिया remains an obvious target for China and is in its crosshairs. While the West can possibly live with a situation in which several of its strategies to contain China have failed, India cannot. बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा कहीं ना कहीं नेबर भी है चाइना, एंड हमारे साथ एक कॉम्पिटिटर भी है एशिया में। तो इसलिए दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, और इंडिया वेस्ट चाहे कैसे भी ट्रीट करे, हम जो ट्रीटमेंट है चाइना की अकॉर्डिंग नहीं होती। So two aspects: the West acknowledgement of India's growing economic strength and India's membership of the Quad, fine, call for abundant caution on India's part since China is unlikely to take kindly to either. बिल्कुल ठीक बात है कि चाइना को दोनों ही नहीं पसंद आएगा कि वेस्ट जो है वो इंडिया को सपोर्ट करे या इंडिया को जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्नॉलेज करे कि जो नेक्स्ट पावर हाउस है इकोनॉमी के फ्रंट वो इंडिया है, या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसको एक्नॉलेज करे। ये भी चाइना को पसंद नहीं आएगा। दूसरी चीज भी पसंद नहीं आएगी, दैट इज ऑफ कोर्स इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द क्वाड, एंड चाइना ने कहा भी है क्वाड इज नथिंग बट एशिया इज, जो क्वाड है वो क्या है, एशियन नेटो है, ठीक है। चाइना को ये भी नहीं पसंद। द रिटर्न ऑफ द टू ब्लॉक्स, यहाँ पे दो ब्लॉक्स की बात हो रही है रिटर्न, एंड वो दो ब्लॉक्स हैं G20 एंड नेटो, ठीक है। तो G20 जैसा कि हमने देखा कि इनिशियली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली मोटिव था बनने का कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकग्राउंड में एक एशियन क्राइसिस, उसके बाद
2007-8 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके बैकग्राउंड में ये भर के आया G20। तो कहीं ना कहीं इनिशियली फोकस यही था कि इकोनॉमी वाज एट द सेंटर ऑफ G20 डिस्कशंस, बट ओवर द टाइम कहीं ना कहीं विद रिवॉल्विंग सिचुएशंस अब जो है main focus of the G20 has been on global political conflicts and less on the nature of the global economic landscape। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उससे उलट अब देखने को मिल रही है चीजें। Many analysts hew to the view that under the rubric of the G20 a subterranean conflict is being waged today by two opposing blocks to alter the balance of power, and two camps कौन से हैं opposite blocks, one led by the West and the other by the China and Russia, so have already earned the sobriquet of enduring rivals engaged in a battle for global supremacy। ठीक बात है, हमेशा ये सब चीज़ें देखने को मिलती रहती है, तो वर्ल्ड वॉर्स हो या फिर सुप्रीमेसी की शो करने के चक्कर में सब कुछ होता है, या फिर उसके बाद कोल्ड वॉर देखने को या अभी कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रही हो। तो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मीनवाइल हैज बिकम अ कैच ऑल फ्रेज of merely one segment। The reality is that the world faces emerging world disorder and the return of the two antagonistic blocks opposite to each other, shrinking space for the non-aligned movement। We are the part of this। तो आज के टाइम में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी है, क्योंकि पूरा कहीं ना कहीं दो धड़े में बट चुका है जो ग्लोब है। Of course between and west and the other is you can say the east। So the stalemate in the Ukraine conflict and the eclipse of Russia's hope of quick walkover in Ukraine seem to have encouraged the US to strengthen and expand the North Atlantic Organization under its leadership। बिल्कुल ठीक बात है, यूक्रेन बनना चाहता है मेंबर, एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट यही है कि यूक्रेन बार बार कह रहा है एंड अप्लाई भी कर चुका है कि हमें नाटो का मेंबर बना लो, एंड रशिया को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि नाटो का अगर मेंबर यूक्रेन बनता है तो नाटो जो है वो रशिया के दरवाजे पे खड़ा होगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया बॉर्डर शेयर। एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे नाटो काम करता है, मींस इफ यू अटैक वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस नाटो मींस दे विल कलेक्टिवली अटैक यू। ठीक है, तो उस केस में रशिया ऐसे पंगे लेना नहीं चाहेगा। फाइन। A new NATO is set to become even more dependent on the US for military supplies and capabilities। देख सकते हो कि यूक्रेन को पूरी सपोर्ट है यूएस की आज भी, to act as a bulwark against Russian sanctionism। ठीक है, साथ में रशिया के केस में अगर देखोगे तो कुछ जापान एंड साउथ कोरिया हैव ऑलरेडी capitulated to the west wing। Australia has become a key partner in the US led alliance in जो है। Russia and China, on the other hand, are deepening their strategic alignment, countering countries such as North Korea are, of course, cementing their relation with this bloc। ठीक है, सो अभी अभी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो हैं प्रेसिडेंट वो मिले थे पुतिन साहब से। देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये तीन जो कंट्रीज हैं वो एक साथ है, टेस्ट जो है वो रिसेंट मीटिंग ऑफ कोर्स मेंशन है। उसके बाद रशिया एंड तुर्की की बात करेंगे, तुर्की have deepened their relationship based on shared interests and the personal friendship with the two presidents। ठीक है, Russia is once again seeking to expand its footprint in Africa, and Russia's recent agreement to supply food grains to African states at subsidized prices or even for free is aimed। कहीं ना कहीं रशिया जो है, चाइना ऑलरेडी अपना फुटप्रिंट बना चुका है अच्छा खासा, अफ्रीका में रशिया भी बना रहा है, बिकॉज नेक्स्ट जो बैटल फील्ड होने वाली है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉम्पिटिशन बीच में फेडिंग नॉन अलाइनमेंट। सो नॉन अलाइनमेंट की ऑफ कोर्स आज कोई जगह नहीं रह गई है। द मेनी न्यू अलाइनमेंट्स आर सेट टू डील अ डेथ ब्लो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इट इज प्रूविंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू रिमेन नॉन अलाइंड इन द ट्रस्ट इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। Even existing formations such as BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa are tending to find the situation untenable। Even the multiplicity of relationships, the latest work of security agreements that have emerged, the space for non-alignment has dramatically shrunk। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए आप देखते हो कि नॉन अलाइनमेंट ओवर द टाइम, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटेंड करते थे, बट काफ़ी टाइम से प्राइम मिनिस्टर अटेंड नहीं करते, यानी अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक डोमेन में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में नॉन अलाइनमेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं चेंजिंग डायनेमिक्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे हमें देखने को ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि सच है कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड है वो नॉन अलाइनमेंट से दूर जाता जा रहा है।
With the strengthening of arrival comes for camps holding divergent visions of the international order, the world confronts a dismal future. तो ठीक बात है, जैसे जैसे दोनों डाइवर्जेंसी दोनों के बीच में बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वर्ल्ड के लिए जो है वो ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है. It may not be too for wrong to surmise that notwithstanding all the glitch surrounding the 18th G20 in New Delhi and the obligatory references to the importance of the global south among its priorities, countries such as India, despite all the hard work they put in, will still remain notional pieces on the checkboard of international politics, with hardly any decisive voice in determining the course of the world events. तो ठीक बात है. इंडिया नो डाउट काफी कुछ कर रहा है, आज बात सुनी भी जाती है, बट रियल इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो ये चिल्ड्रन अ की येट मिस डेमोग्राफिक इन एआई रेगुलेशन. एक बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कहीं ना कहीं चिल्ड्रन पे या जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो अभी कहीं ना कहीं मिस्ड डेमोग्राफिक ग्रुप है, especially with the regulations of the AI. So India is going to host the first ever global summit on artificial intelligence this October, next month. Additionally, as the chair of the global partnership on artificial intelligence, India will also be hosting the GPAI Global Summit in December. So दो major events India host करने वाला है. So this event suggests the strategic importance of AI as it is projected to add $500 billion to India's economy by 2025, accounting for 10% of the country's targeted GDP of 5 trillion. ठीक है, by 2025. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाया जाए एंड कुछ डायरेक्शन में हमें स्टेप लेने की जरूरत है. One area where India can assume leadership is how regulators address children and adolescents who are a critical yet less understood demographic in this context. The nature of digital services means that many cutting-edge AI deployment are not designed specifically for the children but are nevertheless accessed by them. The governance challenge. So real जो challenge है that is related to the regulation of the AI, especially अगर हम इस प्रॉपर डेमोग्राफिक फाइल है उसको अगर देखें तो चिल्ड्रन की 13 से 24 साल की बात करें, 24 क्या आपके एडोलेसेंट्स भी ले लो, especially the governance challenge. Regulations will have to align incentives to reduce the issues of addiction, mental health and overall safety. In absence of that, data-hungry AI-based digital services can readily deploy opaque algorithms and dark patterns to exploit impressionable young people. बात है, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की ज़रूरत है, अदरवाइज इनकी एब्सेंस में जो अगर नहीं इस तरह रेगुलेशन हो ना कहीं तो ये यंग पॉपुलेशन है इसको डिफरेंट मेथडोलॉजी के थ्रू जो डेटा हंग्री एआई, ठीक है, कि डेटा जो है ऑफकोर्स सब कुछ है इनके लिए, डेटा इज़ द न्यू ऑयल इसीलिए कहा जाता है, तो ये जो है वो इस पॉपुलेशन डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू एक्सप्लॉइट करेंगे, यूज़ करेंगे. Among other things, this can lead to tech-based distortions of ideal physical appearances, which can trigger body image issues well among the users. Other malicious threats emerging from AI include misinformation, radicalization, cyberbullying. Okay, so सारे ये सब जो है वो नेगेटिव चीज़ें हैं, सेक्सुअल ग्रूमिंग एंड टॉक्सिंग. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स के रूप में एआई के देखने को मिलते हैं. The next generation of digital nagriks citizens must also grapple with the indirect effects of their families' online activities. Enthusiastic parents regularly post photos and videos about their children online to document their journeys through parenthood. So सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी बच्चों के फोटो शेयर करते हैं, ठीक है, in order to cherish the growing the journey of their children. But कहीं ना कहीं ये भी एक अपने आप में इशू बन जाता है. While moving into adolescence, we must equip young people with tools to manage the unintended consequences. For instance, AI-powered deepfake capabilities can be misused to target young people, wherein bad actors create morphed sexual
sexually explicit depictions and distribute them online. ये काफी एक टूल बन चुका है जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस ग्रुप को. Beyond this, India is of course the melting pot of intersectional identities across gender, caste, tribal identity, religion, and linguistic heritage. Internationally, AI is known to transpose real-world biases and digital world. ठीक है? Especially, and these biases are towards marginalized communities. So AI regulation must improve upon India's approach to children under India's newly minted data protection law. The data protection framework current approach to children is misaligned with India's digital reality. भी एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो डेटा जो प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हो सकता है. It transfers an inordinate burden on parents to protect their children. Excuse me. So does not facilitate. So कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंडर क्या है कि जो बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है इससे रिलेटेड कि अपने चिल्ड्रन की रेगुलेट करें, प्रोटेक्ट करें उनके इंटरेस्ट को, एंड डज नॉट फैसिलिटेट सेफ प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस और प्लेटफॉर्म डिजाइन. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज. सो हाउ कैन the upcoming Digital India Act better protect children's interest when interacting with AI? So this is a question कि अगर उसी फ्रंट पे अगर कोई कमी है तो फिर AI की सिमुलेशन के बाद कैसे ये प्रोटेक्शन चिल्ड्रन को दी जा सकती है. तो शिफ्टिंग द एम्फेसिस नाउ, एम्फेसिस जो है वो शिफ्ट करने की जरूरत है. International best practices can assist Indian regulation to identify standards and principles that facilitate safer AI deployments. So international best practices हम सीख सकते हैं. UNICEF's guidance for policy makers on AI and children identifies 9 requirements for child-centered AI, draws on the UN Convention on the Rights of the Child, and India is a signatory to this convention. ठीक है, so United Nations ने of course UNICEF ने जो है वो 9 requirements बताई हैं चिल्ड्रन सेंटर्ड होनी चाहिए जो कि चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए स्पेशली इन द AI डोमेन जरूरी है, मस्ट है. This 9 aims to create an enabling environment which promotes well-being, inclusion, fairness, non-discrimination, and explainability and equity. Another key feature of the successful regulation will be the ability to adapt to the varying developmental children from different age groups. Okay, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है. California's Age Appropriate Design Code Act serves as an interesting template. तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं. Californian code pushes for transparency to ensure that the digital services get default privacy settings, assess whether algorithms, data collection or targeted advertising systems harm children, use clear age appropriate language for user facing information. तो डिफॉल्ट जो है प्राइवेसी सेटिंग्स दीजिए कैलिफोर्निया में जो है स्टेट ऑफ यूएस वहाँ पे वो मैंडेट किया गया है सो दैट कि पहले से ही बच्चों के रिलेटेड जो वो लिया जाए. Indian authorities should encourage research which collects evidence on the benefits and risk of the AI for India's children and adolescents. जरूरी है कि इंडिया स्पेसिफिक. This should serve as a baseline to work towards an Indian age appropriate design for AI. And lastly, better institutions will help shift regulation away from top-down safety protocols, place undue burden on parents. So हमें इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी बेटर करने की जरूरत है सो दैट कि जो बर्डन है वो सिर्फ पेरेंट्स पे आ रहे. Apart from this, the fast evolving nature of AI means that regulations should avoid prescriptions and instead embrace standards, strong institutions and best practices, view openness, trust and accountability as we move towards a new law to regulate harms on the internet and look to establish our thought leadership on global AI regulation. The interest of our young citizens must be at the front and center. Okay, so हमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है रेगुलेशंस के फ्रंट पे, बट आगे बढ़ के इंस्टीट्यूशंस को, सरकार को एंड स्टैंडर्ड्स बनानी होगी. बस बेस्ट प्रैक्टिसेस ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लेवल पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इस डायरेक्शन में ड्राइव करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, एंड देन वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर young and this population, especially this of AI addiction. Okay, text and context पेज पे अगेन सेम ही चीज है जो हम काफी टाइम से बात करते रहे हैं.
द कावेरी वाटर कनंड्रम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करे कर्नाटका तमिलनाडु को, किया भी था। उसके बाद फिर से दोबारा से जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट की जो ये रिलीज की थी 5000 क्यूबिक फीट पर ऑफ वाटर क्यूसेक्स के अगेंस्ट फिर से कर्नाटका है वो कोर्ट पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इंटरवीन करने से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है, दैट इज अ मेजर थिंग दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट, बिकॉज इश्यूज हमें पता है, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। So what should be the way forward? It is time that Kaveri Water Management along with the constituents finalize a distress sharing formula. There have been differences over the choice of parameters that determine such formula. So issue अभी तक क्या है? Choice of parameters. जरूरी है कि दोनों ही स्टेट्स के बैठ के कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कुछ कॉमन पैरामीटर्स पे काम करें. मेकिंग यूज ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस, द अथॉरिटी शुड टेक द इनिशिएटिव इन कन्विंस all the stakeholders in evolving the proposed and uniform formula, जो कि दोनों ही पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो. उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन है, जो मीम है या मेमे जो है, दैट इज मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, उसको कहा था कि इंडियन एजुकेशन से हायर एजुकेशन नहीं है, जो कि कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट की. तो देख सकते हो the Parliamentary Standing Committee on Education tabled a report during the special session of Parliament on the implementation of the new education policy 2020 in higher education. The 31-member panel tried to discuss issues such as rigid separation of disciplines, limited access to higher education, socio-economically and disadvantaged areas. So finally panel ने कहा क्या, that Indian institutions were likely to face several issues in implementing the multiple entry and multiple exit system. तो यहाँ पे दिक्कत है. फंडिंग्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, एंड वो जो रिपोर्ट ने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो किस मुद्दों पे, सो क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द पैनल आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट and the state governments to take actions such as earmarking suitable funds for the education of social and economically advantaged groups, setting clear targets for higher gross enrollment ratio for SEDGs, enhancing gender balance in admission, HEIs, higher institutions, providing more financial assistance and scholarship to SEDs in both public and private HEIs, and making admissions processes and curricula more inclusive, increasing employability potential of a higher education, very very important. तो ये रिकमेंडेशन देख सकते हो, सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो एज अ फॉर्डर इन wherever it requires in your GS papers and all programs, and for developing more degree courses taught in regional languages and bilingually. The panel also recommended specific infrastructure steps to help physically challenged students and strict enforcement of all no discrimination and एंटी हैरेसमेंट रूल्स. ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, हमें वो काउंट करना चाहिए, ऑर्डर यूज कर सकते. नाउ द मिसलेनियस फैक्ट, तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ही इज इन न्यूयॉर्क एंड आज 26 है, आज ही इनकी जो एड्रेस है वो यूएन में होने वाली है. अभी जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है एनुअल सेशन चल रहा है. So he met his counterparts and discussed, Jaishankar and Guterres discussed reforms of global financial institutions, stability. इवन जे के जो चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो उनके साथ मिले हैं हमारे साहब. What else important? So we can scrap Justice Geeta Mittal committee or you can trust it. CJI ने कहा है petitioners को, गीता मित्तल कमेटी जो है, गीता मित्तल कमेटी बनी थी in order to ये मणिपुर में जो चल रहा है उससे रिलेटेड, उसके जो वहाँ पे इशू चल रहे हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए कि क्यों, क्या मुद्दे हैं, क्यों ऐसा हुआ, मणिपुर वायलेंस एंड ऑल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिला रिलेटेड ऑफ कोर्स टू द मणिपुर का ध्यान रखना. तो यही कहा है CJI ने कि बेंच ने को क्रैप कर सकते हैं इस कमेटी को
और अगर चाहते हो कि कुछ फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रहेगा। सेंटर रिवर्स मूडीज आधार रिपोर्ट सेज बिलियन इंडियंस ट्रस्ट इट, नो ब्रीच ऑफ डेटाबेस। जैसा कि हमने परसों डिस्कस किया था, सेंटर ने किया है कि नहीं, आप कह रहे हो ठीक ब्रीच एंड ऑल, क्या पॉलिटिक्स है। एट इंस्टीट्यूट्स गिव एन एरे ऑफ रीजंस फॉर जोशी मठ। जोशी मठ में हमें लैंड सब्सिडेंस की थी, के रिलेटेड कुछ 8 जो इंस्टीट्यूट टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द रिपोर्ट्स दी, एंड रीजंस फॉर द of the Himalayan town, that is what, and so you know the these are the institutes. So with every study conducted with a different approach, these reports uh, you know reaffirm the sensitivity of the area, but nothing concrete has come out on what exactly went wrong in January. देख सकते हो कि क्या मेन रीजन था कि इस वजह से ये हुआ, कोई कंक्रीट रीजन इन्होंने नहीं दिया है। 8 इंस्टीट्यूट ने स्टडी की है बट खास निकल के नहीं है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं देख सकते हो, बताने वाली चीज। तो सीबीआरआई रिपोर्ट, सीबीआरआई क्या है भाई? सो इट इज सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट द जोशीमठ टाउन हैज 44% of masonry, RCC and other traditional hybrid typologies respectively, among which 99% are non-engineered कंस्ट्रक्शन देखने को है, जिस वजह से हो सकता है। इट मीन्स दे आर नॉट इन कंप्लायंस विद द नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ 16। so it is situated of course सो कुछ खास इसमें से सजेशंस निकल के आई हैं 8 इंस्टीट्यूट बाद भी। एग्जैक्ट क्या रीजंस थे जो जनवरी में बताइए, बट कुछ इंपॉर्टेंट है इससे आप जरूर नोट कर सकते हो। रेलवे टाइटन सेफ्टी रूल्स, आस्क IRCTC अरेंज कैटरिंग फैसिलिटी प्राइवेट कोच, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोला है जब कुछ ट्रेन होती हैं लेवल होती बात है। फिलीपींस रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शॉल, ये कहाँ पे? You can see Philippines Coast Guard member cuts a rope attached to floating barriers in Carbog Shoal, that is located in the South China. So following India, US raises concerns over Chinese vessels visit with Sri Lankan government. ठीक है, कोलंबो में अक्टूबर में जो है रिसर्च वेसल जो है एक विजिट होने वाली है, शेड्यूल्ड विजिट ऑफ चाइनीज रिसर्च वेसल टू श्रीलंका इन अक्टूबर, कोलंबो। ठीक है, सो पोर्ट जो है वहाँ पे को लेकर के कहीं ना कहीं Chinese vessel scheduled to operate at sea for 18 days with 28 scientific research projects from 13 research port. ठीक है, तो इसके लिए पहले ही जो इंडिया है वो अपनी नहीं है, इसको रजिस्टर करा चुका है अब श्रीलंका से। Banks to attract more global investment, says Standard and Poor Global. Okay, so big draw बात है, हायर क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन, स्टेबल एसेट क्वालिटी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं क्यों हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं। हायर इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, हायर क्रेडिट ग्रोथ, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स एंड स्टेबल एसेट क्वालिटी फैक्ट की बात है। हाँ, ये की न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है बट इम्पोर्टेंट है। कॉफ़ी इज यूनिफाइंग फोर्स दैट कैन ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर, ये कहा है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल साहब ने।
वो कल बोल रहे थे ओपनिंग सेशन एट द ओपनिंग सेशन ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया एंड इन बेंगलुरु ऑन मंडे. The 4-day global coffee exposition is being organized by the London-based International Coffee Organization. So International Coffee Organization कहाँ based है? लंदन में. कॉफी बोर्ड, कॉफी रिलेटेड जो गवर्नेंस है इंडिया में, उसको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फर्स्ट एशिया में अगर कॉफी की कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो कहाँ पे हो रही है? बेंगलुरु में. ठीक है. So this London-based International Coffee Organization has been set up under the aegis of United Nations. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टू हाईलाइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉफी. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जिसके अंडर ये इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, बेस्ड इन लंदन हेडक्वार्टर. ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कहीं ना, और हाईलाइट करता है द रोल ऑफ कॉफी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ. ठीक है, फाइनली वी आर ऑन द स्पोर्ट्स पेज. ठीक है, महिला टीम जो है क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीती है, 3 जो है गोल्ड मेडल जीता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट मच नाउ. ओके, साइंस. So newly minted NRF has a chance to bridge India's science and society gap. Now NRF क्या है? पहले भी हम इसके बारे में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज है, जो सेकंड आर्टिकल छोटा सा होता है, उसके कर चुके हैं काफ़ी बारी. दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट्स टॉकिंग अबाउट कि न्यूली मिंटेड NRF, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हैज अ चांस टू ब्रिज इंडिया साइंस एंड सोसाइटी गैप. साइंस एंड सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको ये ब्रिज कर सकता है. ठीक है, तो NRF की जो बजट है वो देख सकते हो, सम वॉट 3,000 करोड़ फॉर 5 years. So of course this is going to boost research and innovation in India by providing more funding, streamlining the research funding and strengthening academia, industry, society and government. Okay, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन पेज पे हमने देख लिया था इसमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या बाकी ये सब पेनिसिलिन स्टोरी, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी कुछ रेलिवेंट हमारे लिए. एग्जाम क्या इंपॉर्टेंट है? NRF क्या है? नेशनल रिसर्च, हाउ इट कैन ब्रिज द गैप बिटवीन सोसाइटी. ठीक है, हमें इस टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए और ऑलरेडी हम डिस्कस. ठीक है, so that's it for the day about as far as analysis. Before we stop, let us this question. First is the nature of digital services means that many cutting edge AI deployments are not designed specifically for children, even though they are assessed by them. You need to comment in 150 words and mark a question. The second question is the 4th World Coffee Conference held for the first time in Guru, and the 4-day global coffee expo by the London-based International Coffee Organization under the aegis of United Nations. So that's it from my side. If you have anything, you can put the section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Do not forget to solve this question.